हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज अपन यूनिट 1 से यूनिट 10 तक के बेस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें PYQ भी शामिल होंगे। ये एक मैराथन वीडियो रहेगा। इसके बाद एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें हम सारे संभावित प्रश्न करेंगे। हर यूनिट का जो बेस्ट क्वेश्चन होगा वो अपन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फूड ओकोपिया क्या होता है। देखो, फूड ओकोपिया एक प्रकार की सरकारी पहल है जो फसाई ने आरंभ की है। फूड ओकोपिया क्या है? एक प्रकार की सरकारी पहल है। इसको फसाई ने आरंभ किया है। विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रेणियों के लिए सभी लागू गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का एक संग्रह होता है। मतलब जो कि खाद्य व्यवसाय संचालकों को प्रदान किए जाते हैं, रेस्टोरेंट के जो मालिक होते हैं उनको प्रदान किए जाते हैं। उनको एक मानक प्रदान किया जाता है कि आपको इस प्रकार से स्वच्छता रखना है, इस प्रकार से चीज़ें करना है, तो उससे के लिए ये दिया जाता है। तो इसको क्या बोल सकते हैं? खाद्य व्यवसाय संचालकों और उपभोक्ताओं को संदर्भ प्रदान करना फूड ओकोपिया का उद्देश्य है। फूड ओकोपिया किसके द्वारा जारी किया गया है? फसाई द्वारा ये जारी किया गया है। मतलब एक रेस्टोरेंट कैफ़े, ये ओकोपिया क्या होता है? चाइनीज़ में, इटालियन में रेस्टोरेंट को कहा जाता है। तो रेस्टोरेंट पर लगाने के लिए कुछ संदर्भ मानक लगाने के लिए इसको प्रदान किया गया है। तो ठीक है, तो याद रखना, ये भी याद रखना कि इसको फसाई ने आरंभ किया है। अगला है FSS विनियमन के अनुसार, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अनुसार आयरन फोर्टिफाइड साधारण नमक केवल कितने घनत्व के उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन बैग में बेचा जाएगा? मतलब ये बोला है, फसाई ने नियम बनाया है कि आयरन का जो आयरन वाला जो नमक होगा, जिसको हमने किससे फोर्टिफाइड किया होगा, जिसको हमने आयरन से फोर्टिफाइड किया होगा, तो आयरन वाला जो फोर्टिफाइड नमक होगा, आयरन फोर्टिफाइड साधारण नमक केवल आयरन से फोर्टिफाइड होगा और नमक कैसा होगा? साधारण होगा। वो कितने घनत्व वाले पॉलीथीन बैग में बेचा जाएगा? तो फसाई के अनुसार आयरन फोर्टिफाइड सामान्य नमक जो होता है 100 किलोग्राम प्रति घन मीटर घनत्व वाले बैग में बेचा जाएगा। याद रखना, 100 किलो वाले, मतलब ऐसे बैग में बेचा जाएगा जिसका घनत्व कितना होगा? 100 किलो प्रति घन मीटर उसका घनत्व होगा। मतलब उच्च घनत्व वाले पैकेज में ये बेचा जाएगा। उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन बैग को हम बोलते हैं HDPE। मतलब इसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। HDPE वाले बैग में बेचा जाएगा जो आयरन युक्त नमक होगा। इसका जो जाल होगा, इसमें लगभग 14 जाल होंगे, मतलब 14 मैस, इस प्रकार से इसमें 14 मैस होगा। और घनत्व कितना होगा? 100 किलो प्रति घन मीटर होगा। और इसकी जो प्रकृति होगी, गैर लैमिनेटेड होगा, मतलब अनलैमिनेटेड ये होगा। इसका लैमिनेशन नहीं होगा, अनलैमिनेटेड होगा। जो खाद्य सुरक्षा मानक विनियमन हुआ आए थे 2011 वाले, जो नियमन पैकेज वाले आए थे, उसके अंतर्गत इसको लागू किया गया है। तो FSS विनियमन के अनुसार जो आयरन फोर्टिफाइड साधारण नमक है वो कितने घनत्व वाले पॉलीथीन बैग में बेचा जाएगा? तो इसको कितने 100 किलो घन मीटर वाले बैग में बेचा जाएगा। कितने बैग में बेचा जाएगा? 100 किलो घन मीटर, ये मीटर घनत्व आ जाएगा। 100 किलो घन मीटर वाले बैग में बेचा जाएगा। और मैस कितना होगा? जाल इसमें कितना होगा? 14 इसमें जाल होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैव खाद्य उत्पादों के लिए किस प्रकार का प्रमाणन आवश्यक है? भारत में जैविक खाद्य उत्पादों के लिए किस प्रकार का प्रमाणन आवश्यक है? तो कौन सा आवश्यक है? भारत जैविक प्रमाणन आवश्यक है। इसके अलावा एक PGS इंडिया प्रणाली भी आई है, इसकी ये भी एक जैविक भारत को प्रमाणित करती है। इसके अलावा जो एपिडा है, एपिडा भी जो जैव प्रसंस्कृत खाद्यों को प्रमाणित करता है। मेन जो प्रमाणित करता है, जो PGS इंडिया है, इसका फुल फॉर्म होता है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया। ये छोटे किसानों के लिए आधारित होती है ना। तो ये आपको याद रखना है। भारत जैविक प्रमाणन कब आरंभ हुआ? भारत में जैविक प्रमाणन देना कब से आरंभ हुआ था? तो जैविक प्रमाणन की शुरुआत भारत में 2001 में हो गई थी, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के साथ, मतलब NDOP के साथ। NDOP का मतलब क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट या प्रोग्राम, नेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनिक प्रोग्राम, मतलब राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब हो गई थी? इसकी शुरुआत जो हो गई थी 2001 में हो गई थी। और 2002 में ये जैविक विविधता अधिनियम लागू हुआ, जिसने जैविक संसाधनों के संरक्षण और उपभोग के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार किया था। जिसके बाद 2004 में कई नियम भी बनाए गए थे। और ब्रांडिंग के लिए 2017 में जैविक भारत लोगो भी लॉन्च किया था।
जैविक भारत लोगो कब आया था? जैविक भारत लोगो 2017 में आया था। जैविक भारत लोगो कब आया था? 2017 में आया था। और जो राष्ट्रीय जैविक प्रमाणन जो है भारत जैविक प्रमाणन, ये कब आया था? 2001 में आया था। इसी के तहत जो है जैविक भारत लोगो आया था और 2004 में कुछ नियम भी आरंभ किए गए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना। भारत में जैविक खाद्य उत्पादों के लिए किस प्रकार का प्रमाणन आवश्यक होता है? भारत जैविक प्रमाणन कब आरंभ हुआ था? ये 2001 में आरंभ हुआ था। एनडीओपी के रूप में इसकी शुरुआत हो गई थी। और इसके अलावा 2002 में जैविक विविधता अधिनियम भी लागू हुआ था। और 2017 में जैविक भारत या ऑर्गेनिक इंडिया का लोगो भी आ गया था। जैविक भारत इंडिया का लोगो भी 2017 में आ गया था। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग का सदस्य कब बना था? भारत कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग का सदस्य बना था 1964 में। कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग जो 1963 में बना था। और ये WHO और FAO के साथ मिलकर बनी हुई एक संस्था है जो मानक निर्धारित करती है। भारत इसका सदस्य कब बना था? 1964 में भारत इसका सदस्य बना था। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा में खाद्य रिकॉल का उद्देश्य क्या होता है? फ्रेंड्स, अगर आपने अभी भी आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो 6260190944 है। ध्यान सुनिएगा, इस नंबर पर मैं स्टेटस लगा रही हूँ। हर मिनट हर पल आपको एक स्टेटस दिया जा रहा है और उस स्टेटस के थ्रू आपको नए नए प्रकार के क्वेश्चन याद हो रहे हैं। मैं खुद सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सर्च करके स्टेटस पे लगा रही हूँ। PDF बनाना अभी इम्पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो समय के कारण नहीं बना पा रही हूँ, बट मैं स्टेटस लगा रही हूँ तो आप लोगों को स्टेटस के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो तुरंत अपना नंबर हाई लिखकर मेरे पास सेव करा दीजिएगा। साथ ही साथ में इंस्टाग्राम स्टोरी और फेसबुक स्टोरी के द्वारा भी याद करा रही हूँ। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा ये एक आईडी आप याद कर लीजिए, इंस्टाग्राम की आईडी मैं दे रही हूँ आकांक्षा 1957 AKANKSHA। यहाँ पर रील्स के द्वारा स्टोरी के द्वारा मैं लगातार आपको क्वेश्चन भेज रही हूँ, तो आप उन क्वेश्चन को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगले 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब के द्वारा भी जितने मैक्सिमम वीडियो बन पा रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की, जैसे अभी बनाया, ऐसे ही संभावित प्रश्नों का अगला भी एक वीडियो लेके आने वाली हूँ। MP का भी एक वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो सारे लोग एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। इस नंबर पर फॉलो कर लीजिएगा, फॉलो करके मुझे हाई भी भेजिएगा ताकि मुझे पता चले किसने फॉलो किया है। इसके अलावा फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिएगा। मेरा फेसबुक अकाउंट जो है अभी न्यू पेज बनाया है मैंने, GK विद आकांक्षा शर्मा के नाम से, तो उसकी लिंक भी कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। दोनों पे ही स्टोरी लगा रही हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट की पिक्चर डाल रही हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट बना के पिक्चर डाल रही हूँ इंस्टाग्राम स्टोरी पर, फेसबुक स्टोरी पर और व्हाट्सएप स्टेटस पर। तो तीनों जगहों पर आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपके क्वेश्चन जो हैं वो फटाफट तैयार होते जाएं। तुरंत दिमाग में स्टोरी देखोगे ना, तुरंत दिमाग में कॉल हो जाएगा। अगला है, खाद्य सुरक्षा में खाद्य रिकॉल का क्या उद्देश्य होता है? किसी भी जगह से खाद्य उत्पाद को खाद्य बाजार से हटाना, किसी भी उत्पाद को खाद्य उत्पाद को बाजार से हटाना। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत खाद्य उत्पादों को बाजार से हटाने की क्रिया किस धारा में की गई है और किसके द्वारा की गई है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाद्य रिकॉल मतलब कोई भी खाद्य पदार्थ अगर हमको लगता है कि ये खराब है ना, तो हम उसको मार्केट से हटवा देते हैं। किस धारा के अंतर्गत हटवाते हैं? धारा 28 के तहत। आज ही मैंने मॉर्निंग में ये सारी धाराओं को ट्रिक से याद करवाया। जितनी इंपॉर्टेंट धारा हैं खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत, सारी धाराओं को ट्रिक से याद करवाया है। नहीं देखा है तो देख लेना। और ये धारा 28 में बताया गया है कि खाद्य उत्पादों को बाजार से हटा लिया जाता है, और जहाँ पे खाद्य व्यवसाय संचालक को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि यदि उसे लगता है कि उसका खाद्य उत्पाद असुरक्षित है, वह तुरंत उसे वापस मंगाए और सक्षम अधिकारी को सूचित करे। ये जो प्रक्रिया होती है FSO की निगरानी में ये की जाती है। खाद्य सुरक्षा मानक विनियमन 2017 के तहत ये नियम बनाया गया है कि खाद्य उत्पाद को वापस बुलाया जाएगा, उसी को खाद्य रिकॉल कहा जाता है। अगला है, उचित लेबलिंग मतलब अच्छे से अगर लेबल किया गया उपभोक्ता को खाद्य उत्पाद के बारे में जानकारी देती है। इसे क्या क्या उपलब्ध कराती, मतलब अच्छे से अगर लेबल किया गया हो खाने को, खाद्य उत्पाद को ऊपर से अच्छे से लेबल किया हो, तो वो उसे कौन उपलब्ध कराता है? उपभोक्ता के लिए एक सुरक्षित खाद्य निर्माता
उचित लेबलिंग उपभोक्ता को खाद्य उत्पाद के बारे में क्या जानकारी देती है कि ये उपभोग के लिए सुरक्षित है और ये खाद्य निर्माता कौन है, इसका अच्छा है, ब्रांडेड है, कैसा है, तो इसके बारे में ये जानकारी देती है। तो उपभोग के लिए ये सुरक्षित है और खाद्य निर्माता, ये सारी जानकारी उचित लेबलिंग उपभोक्ता को मतलब कंज्यूमर को देती है। अगला है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन एक अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास केंद्र द्वारा निर्धारित योग्यताएं हों जिन्हें वह उचित समझे ऐसे स्थानीय क्षेत्रों के लिए खाद्य विश्लेषक के रूप में नियुक्त कर सकता है जिन्हें खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा सौंपा जाता है। तो कौन नियुक्त कर सकता है? खाद्य आयुक्त कर सकता है। क्या कर सकता है? खाद्य, ये आयुक्त इसका आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि खाद्य आयुक्त अधिसूचना द्वारा एक ऐसी अधिसूचना जारी कर सकता है जिनके पास सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताएं हों, उनको खाद्य विश्लेषक नियुक्त कर सकता है। खाद्य विश्लेषक की नियुक्ति कौन करता है? खाद्य सुरक्षा आयुक्त करता है। कौन करता है? खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा ही की जाती है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त करता है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत खाद्य विश्लेषक का वर्णन किस धारा में किया है और इसकी नियुक्ति कौन करता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, खाद्य विश्लेषक की जो नियुक्ति है धारा 45 में है। खाद्य विश्लेषक की नियुक्ति धारा 45 के तहत होती है और इसका नियुक्ति कौन करता है? खाद्य सुरक्षा आयुक्त करता है। खाद्य विश्लेषक की नियुक्ति कौन करता है? खाद्य विश्लेषक की नियुक्ति खाद्य सुरक्षा आयुक्त करता है। किस धारा में करता है? धारा 45 के अंतर्गत करता है, जिसे वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता वाले व्यक्तियों को नियुक्त करता है। और इसके में धारा 46 के तहत जांच होती है विश्लेषण की, लेकिन विश्लेषक जो होता है जिसको चुना जाता है वो धारा 45 के तहत चुना जाता है। अगला है, खट्टा रस जो होता है, खट्टे रस में कड़वाहट होती है। तो खट्टे रस में जो कड़वाहट होती है वो किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो खट्टे रस में जो कड़वाहट होती है वो लिमोनिन के कारण होती है। खट्टे रस में कड़वाहट किसकी उपस्थिति के कारण होती है? लिमोनिन के कारण खट्टे रस में कड़वाहट उत्पन्न होती है। एफएसएस अधिनियम के तहत खाद्य लेबलिंग के लिए कौन सी एक अनिवार्य आवश्यकता नहीं है? खाद्य उत्पाद का नाम है, अवयवों की सूची भी है, शुद्ध मात्रा, निर्माण या समाप्ति की तिथि। आवश्यकता तो है लेकिन अनिवार्य नहीं है। ये 3 चीज मेन अनिवार्य होती हैं। अगला है, पोटेशियम मेटावाइसल्फाइड का उपयोग नहीं किया जाता अनार के जूस को सुरक्षित रखने के लिए। क्यों? इसके विरंजक प्रभाव के कारण। इसमें इसका ऑक्सीडेशन कर देता है, इसमें विरंजक प्रभाव होता है, जिसके कारण पोटेशियम मेटावाइसल्फाइड का उपयोग अनार के जूस को सुरक्षित रखने के लिए नहीं करते हैं। अनार के जूस को सुरक्षित रखने के लिए पोटेशियम मेटावाइसल्फाइड का उपयोग नहीं किया जाता है। कारण इसमें विरंजक गुण होता है जो अनार को खराब कर देता है। बिना लाइसेंस के व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस और दंड से छूट प्राप्त खाद्य व्यवसायिकों में क्या शामिल होता है? एक छोटा निर्माता जो स्वयं किसी खाद्य पदार्थ का निर्माण या बिक्री करता हो, सही हो जाएगा, ये भी छूट से हो जाएगा। एक छोटा खुदरा विक्रेता, बेहरी वाला, घुमंतू विक्रेता, अस्थायी स्टॉल धारक, खाद्य व्यवसाय से संबंधित लघु या कुटीर उद्योग, छोटे व्यवसाय संचालक, तो ये सारे ही लाइसेंस और दंड से छूट वाले बिजनेस हो जाते हैं। एफएसएस विनियमन के अनुसार क्रीम में वसा का न्यूनतम प्रतिशत कितना होता है? क्रीम में वसा का न्यूनतम प्रतिशत 25% होता है। क्रीम में वसा का न्यूनतम प्रतिशत कितना होता है? 25 होता है। इको मार्क जो प्रमाण पत्र है कौन जारी करता है? इको मार्क प्रमाण पत्र भारतीय मानक ब्यूरो जारी करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। ऑनलाइन सेवा खाद्य उत्पाद अनुमोदन प्रणाली विकसित की गई है। तो ये क्या पहचानने के लिए की गई है? ये खाद्य उत्पाद अनुमोदन प्रणाली एक विकसित की गई है। ये पहचानने के लिए की गई है कि किसी खाद्य उत्पाद को फसाई से अनुमोदन की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये अनुमोदन प्रणाली क्यों की गई है? खाद्य उत्पाद अनुमोदन प्रणाली क्यों की गई है कि फसाई को क्या है? अनुमोदन की आवश्यकता है। खाद्य उत्पाद अनुमोदन प्रणाली को FPAS बोला जाता है। FPAS बोला जाता है, मतलब प्रोडक्ट पी से प्रोडक्ट हो जाएगा, फूड प्रोडक्ट अप्रूवल, है ना, अप्रूवल सिस्टम हो जाएगा, फूड प्रोडक्ट अप्रूवल सिस्टम हो जाएगा। तो खाद्य उत्पादन अनुमोदन प्रणाली फसाई ये बताई गई है कि किसी भी खाद्य को फसाई से अनुमोदन की आवश्यकता है या नहीं है, इसके लिए ये प्रणाली आरंभ की गई है।
अगला है सिरके में एसिटिक एसिड का न्यूनतम कानूनी स्तर कितना होता है। सिरके में एसिटिक एसिड का न्यूनतम कानूनी स्तर 4% होता है। एफएसएस अधिनियम 2006 के अनुसार खाद्य विश्लेषक की नियुक्ति किस धारा में होती है। धारा 45। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के खिलाफ अपील जो की जाएगी वो किसके पास की जाएगी, तो नामित अधिकारी के पास की जाएगी। खाद्य विश्लेषक एक रिपोर्ट बनाएगा, उस रिपोर्ट के खिलाफ यदि अपील करना है तो वो अपील किसके पास की जाएगी, जो भी अधिकारी नामित किया जाएगा उस नामित अधिकारी के पास जो है अपील की जाएगी। अगला है मांस का लाल रंग किसके कारण होता है। मांस में जो लाल रंग होता है उसमें मायोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है फसाई विनियमन के अनुसार खाद्य तेलों और वसा में ट्रांस वसा की अधिकतम स्वीकार्य सीमा क्या होती है। जो खाद्य तेल और वसा होते हैं उसमें ट्रांस वसा कितना प्रतिशत होना चाहिए, 2%। खाद्य तेलों और वसा में ट्रांस वसा की जो अधिकतम स्वीकार्य सीमा है, परमिसिबल लिमिट है, कितनी होती है, 2% होती है। खाद्य तेल और वसा में ट्रांस फैट जो बुरा फैट होता है इसकी जो स्वीकार्य सीमा होती है कितनी होती है, केवल 2% होती है। ट्रांस फैट की स्वीकार्य सीमा कितनी, 2%। पेलेग्रा को क्या खिलाने से ठीक किया जा सकता है। विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा हो जाता है और नियासिन खिलाते हैं तो नियासिन की कमी अगर हो जाती है तो पेलेग्रा हो जाता है। नियासिन खिलाओगे तो पेलेग्रा ठीक रहेगा। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो खाद्य अपमिश्रण जो निवारण अधिनियम कब आया था, तो ये 1954 में आया था। खाद्य अपमिश्रण एडल्ट्रेशन जो अधिनियम था, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ, इसको हम PFA बोलते हैं। खाद्य अपमिश्रण अधिनियम ये आया तो 1954 में था लेकिन ये लागू हुआ था 1 जून 1955 से। ये आया कब था, 1954 में आया और ये लागू कब हुआ था, लागू 1955 में हुआ। तो अगर लागू पूछा जाए तो 1 जून 1955 को आएगा, बाद में इसे निरस्त कर दिया गया और 5 अगस्त 2011 से इसको जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम है उसके अंतर्गत इसको ले आए हैं। तो खाद्य अपमिश्रण जो निवारण अधिनियम है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, ये कौन सा एक्ट कहा जाता है, 1954 कहा जाता है। और लागू कब हुआ, 1 जून 1955 को ये लागू हुआ। किनको हम एंटी न्यूट्रिएंट कहते हैं। एंटी न्यूट्रिएंट क्या कहलाते हैं, प्राथमिक जो मेटाबोलाइट रहते हैं, प्राथमिक विषाक्त पदार्थ होते हैं। एंटी न्यूट्रिएंट मतलब जो न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, विरोधी प्रभाव छोड़ते हैं। एंटी न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं। देखो ये पौधों में पाए जाने वाले प्राकृतिक यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर में कुछ पोषक तत्वों जैसे खनिज और विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन को रोकते हैं और ये एक प्रकार के सुरक्षा तंत्र के रूप में काम करते हैं। तो ये प्राथमिक मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं क्योंकि ये पोषक तत्वों के अवशोषण में क्या करते हैं, ये पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये यौगिक स्वास्थ्य लाभ भी देते हैं लेकिन ये पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा भी उत्पन्न करते हैं। इसलिए एंटी न्यूट्रिएंट को क्या कहा जाता है, जो एंटी न्यूट्रिएंट है उसको मेटाबोलाइट भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिएंट को मेटाबोलाइट भी बोलते हैं। अगला है स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए आने वाले दूध की गुणवत्ता की जांच करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। मतलब अगर दूध स्वीकृत है, अच्छा दूध है या नहीं है, तो गुणवत्ता करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, प्लेटफॉर्म परीक्षण किया जाता है। स्वीकृति या स्वीकृति के लिए आने वाले दूध की गुणवत्ता की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म परीक्षण किया जाता है। कौन सा, प्लेटफॉर्म परीक्षण इसके लिए किया जाता है। अगला है खाद्य सुरक्षा प्रदर्शन बोर्ड का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है। खाद्य सुरक्षा जो प्रदर्शन बोर्ड होता है इसका लक्ष्य क्या होता है, खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता प्रदर्शित करना और जो FBO है उसके द्वारा अपनाई जाने वाली मतलब फूड जो बिजनेस ऑपरेटर होते हैं उनके द्वारा अपनाई जाने वाली जो फूड बिजनेस ऑपरेटर की स्थापना धारा 26 के अंतर्गत की जाती है SFS मानक अधिनियम के तहत। और जो खाद्य सुरक्षा प्रदर्शन बोर्ड है इसका प्राथमिक लक्ष्य यही होता है, खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता प्रदर्शित करना। और जो FBO मतलब फूड बिजनेस ऑपरेटर जो भी
जो भी प्रथाएं अपनाते हैं उनको इसमें माना जाता है। किस राज्य में संभावित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब की अधिकतम संख्या है? सबसे ज़्यादा अच्छे स्ट्रीट फूड कहाँ पर हैं? तो सबसे ज़्यादा संभावित जो स्ट्रीट फूड हब है उनकी संख्या उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। अगला है एग मार्क मानकों के एक सेट के अनुरूप है जिसे अनुमोदित किया गया है। एग मार्क को किसके द्वारा अनुमोदित किया गया है? एग मार्क विपणन और निरीक्षण निदेशालय के तहत अनुमोदित किया जाता है। एग मार्क को किसके अंतर्गत अनुमोदित करते हैं? अनुमोदित की बात कर रहे हैं। एग मार्क को किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? और ये विपणन और निरीक्षण निदेशालय, साथ ही साथ में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भी किया जाता है। साथ में डीएमआई मतलब डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन होता है। और जो कृषि उपज अधिनियम 1937 के तहत कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित करता है, जिससे उपभोक्ताओं को दालों, तेलों, मसालों और अन्य पदार्थों की गुणवत्ता का आश्वासन मिलता है। तो एग मार्क क्या होता है? मानकों का एक सेट अनुरूप होता है जिसे अनुमोदित किसके द्वारा किया जाता है? मतलब एग मार्क मानकों को किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा इसको अनुमोदित किया जाता है। अगला है काली मिर्च में कभी कभी कड़वाहट सी दिखाई देती है। काली मिर्च में क्या होती है? काली मिर्च में कड़वाहट दिखाई देती है। तो किसके कारण दिखाई देती है? काली मिर्च में जो कड़वाहट सी दिखाई देती है किसके कारण होती है? पाइपरिन के कारण दिखती है। काली मिर्च में कड़वाहट किसके कारण? पाइपरिन। एंथोसाइनिन जो होता है चुकंदर में पाया जाता है। कैप्सोसाइसिन मिर्ची में पाया जाता है, हरी जो मिर्च होती है। काली मिर्च पाइपरिन होता, काली मिर्च का जो कड़वाहट होती है पाइपरिन के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है खाद्य पैकेट पर यदि एक लाल वृत्त चिन्ह बना हो तो उसका अर्थ क्या होता है? मांसाहारी उत्पाद। देखो, खाद्य पैकेट पर मौजूद लाल वृत्त चिन्ह, लाल ट्राइंगल, लाल स्क्वायर किसका बताता है? इस प्रकार से अलग अलग चिन्ह बने होते हैं। एक लाल या भूरा, ये लाल की जगह लाल या भूरा भी हो सकता है। इसका मतलब बताता है कि लाल अगर सर्कल होता है तो इसका मतलब क्या बताता है कि ये क्या होता है? मांसाहारी होता है। क्या हो रहा है? ये मांसाहारी होता है, ये बताता है। कोई भी खाद्य पदार्थ है और तुरंत यूज़ करने के लिए लायक होता है, ये बताता है। ये खाद्य पदार्थों पे अलग अलग प्रकार के लाल लेवल नीले निशान होते हैं। हरा जो निशान होता है वो मांसाहारी को बताता है, और जो लाल निशान, हरा निशान शाकाहारी को बताता है, और लाल निशान किसको बताता है? लाल निशान जो होता है वो मांसाहारी को बताता है। आपको ये देखो कि देखो, लाल त्रिभुज भी बना रहता है कहीं कहीं पे लाल सर्किल बना होता है। कि लाल त्रिभुज अगर बना है तो इसमें समझ लो कि इसमें जानवर के ऊतक शामिल हैं। जानवर के इसमें क्या है? ऊतक शामिल लिए गए हैं। लाल त्रिभुज अगर है तो जानवर के ऊतक शामिल हैं। और लाल घेरा अगर बना है तो इसका मतलब पूरा का पूरा मांस है। लाल इसमें केवल ट्रायंगल बना है मतलब इसमें कुछ ना कुछ टिश्यू शामिल है, जैसे अंडे का बनाया गया है ऐसा कुछ है, तो ऐसा लाल ट्रायंगल होता है। पूरा का पूरा गोला है तो मतलब इसमें पूरा मांस को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है भोजन का कोई भी जैविक, रासायनिक या भौतिक कारक या स्थिति जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है उसको क्या बोला जाता है? उसको खतरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको खतरा बोलते हैं। अगला है खाद्य पदार्थों का हल्का ताप उपचार जो रोगाणुओं को नष्ट करता है तथा उसके सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है उसको हम क्या बोलते हैं? पास्चुराइजेशन बोलते हैं। इसमें 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकेंड के लिए किसी भी तरल पदार्थ को रखा जाता है और फिर ठंडा किया जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। खाद्य संचालकों और पेशेवरों के लिए खाद्य सुरक्षा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उनका उद्देश्य क्या है? खाद्य सुरक्षा प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जोखिमों को कम करना, ये खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य है। एक छोटा खाद्य निर्माता वो व्यक्ति होता है
एक छोटा खाद्य निर्माता क्या होता है? वो व्यक्ति होता है जिसके पास खाद्य क्या होता है, 100 रुपये प्रति किलो हो और वार्षिक कारोबार कितने से अधिक ना हो, वार्षिक कारोबार 12 लाख से अधिक ना हो, वो क्या कहलाता है? वो छोटा कारोबारी कहलाता है। बेकरी उत्पादों में कोमल बनाने वाले, बेकरी उत्पाद को कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो कोमल बनाते हैं? दूध और चीनी तो कोमल नहीं बनाता, ना ही नमक और खमीर बनाता। वसा और तेल जो होता है बेकरी उत्पाद पर कोमल बनाने वाले तत्व हैं। बेकरी उत्पादों में जो फैट होता है वो क्या करते हैं? उसको कोमल बनाने वाले तत्व कहलाते हैं। फसाई की एक पहल जो रेलवे में सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करती है क्या कहलाती है? ट्रैक पर सुरक्षित भोजन। फसाई की एक पहल जो रेलवे में सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करती है उसे क्या कहते हैं? ट्रैक पर सुनिश्चित भोजन उसे कहते हैं। खाद्य सुरक्षा प्रणाली की सफलता के लिए आवश्यक जीएमपी के 2 मुख्य घटक कौन से होते हैं? जीएमपी के 2 मुख्य घटक होते हैं, एक तो होता है लिखित कार्यक्रम और कार्यान्वयन। क्या होता है? जीएमपी के जो मुख्य घटक होते हैं क्या कहलाते हैं जी? लिखित कार्यक्रम और क्या कहते हैं जी? लिखित कार्यक्रम और कार्यान्वयन होते हैं। जीएमपी क्या होता है? इसको हम बोलते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, मतलब अच्छे विनिर्माण अभ्यास इसको बोला जाता है, जो ये सुनिश्चित करती है कि उत्पाद जो होता है लगातार गुणवत्ता मानकों के अनुसार हो ताकि वो सुरक्षित और प्रभावी हो। और ये एक प्रणाली होती है जो ये बताती है कि हमेशा जो भोजन होता है वो एक गुणवत्ता मानकों के अनुसार होता है ताकि जोखिम को कम किया जा सके। ये जो होता है दवा, खाद्य, पेय पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन जैसे क्षेत्रों पर लागू होता है। इससे परिसर में स्वच्छता शामिल चीज़ें भी शामिल होती हैं। इसके अलावा आईपीओ में भी ये होता है, ये आपको याद नहीं रखना है लेकिन कि खाद्य सुरक्षा प्रणाली के जीएमपी मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के 2 घटक कौन से होते हैं? जो भी कार्यक्रम हो लिखित हो और उनका कार्यक्रम कार्यान्वयन जो हो वो सुनिश्चित हो। केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण के दायरे में आने वाले जो बिजनेस होते हैं वो कौन से होते हैं? जो केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण किनको मिलता है? तो देखो, ऐसे बूचड़ खाने जहाँ पर 50 से अधिक बड़े जानवर हों और भेड़ बकरियों का मांस हो, 50 से अधिक बड़े जानवर या भेड़ बकरियों सहित 150 या अधिक छोटे जानवर हों, 50 से अधिक बड़े जानवर, 150 से अधिक छोटे जानवर और 1000 या अधिक पोल्ट्री पक्षी, 1000 या अधिक पोल्ट्री पक्षियों को प्रतिदिन मारा जाता हो, वो किस में आ जाते हैं? वो बड़े दायरे में आ जाते हैं जिनका जो टर्नओवर ज़्यादा होता है उस दायरे में ये आ जाते हैं, जो मतलब करीब जिसमें 50 से अधिक बड़े जानवर हों, भेड़ बकरी हों, साथ में 150 से अधिक छोटे जानवर हों और 1000 पोल्ट्री पक्षी को मारा जाता हो, वो केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण में आ जाते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आटे में पोटेशियम ब्रोमेट का उपयोग क्यों करते हैं? आटे में पोटेशियम ब्रोमेट का उपयोग इम्प्रूवर करने को करते हैं, इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, उसमें क्रिस्टल ना बने इसलिए करते हैं, इसलिए आटे में पोटेशियम ब्रोमेट का उपयोग किया जाता है। अगला है हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है? एक ग्रीक देवी का नाम है। हाइजिया क्या है? एक ग्रीक देवी का नाम है। किसके पास किसी भी खाद्य पदार्थ को जब्त करने का अधिकार होता है? खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पास किसी भी खाद्य पदार्थ को जब्त करने का अधिकार होता है। धारा 37 में इसकी नियुक्ति की जाती है। अगला है सत्यापन में ये पुष्टि करने में सक्षम होना कि एचएसीपी ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। कौन सी विधि सत्यापन के लिए नहीं है? मॉक रिकॉल करना ये सत्यापन की विधि नहीं होती है। बाकी नमूना लेना, माइक्रोबायोलॉजिकल परीक्षण, रासायनिक परीक्षण होती है। रिकॉल मतलब वापस बुलाना इसमें नहीं होता है। एफएसएस अधिनियम 2006 के अनुसार लाइसेंस देने के लिए अस्वीकृति के आदेश के खिलाफ अपील किसके पास होगी? अगर लाइसेंस देने की अस्वीकृति कर दी है तो आदेश के जो अस्वीकृति के जो आदेश दिया हो उसके खिलाफ अपील किसके पास होगी? खाद्य आयुक्त। खाद्य आयुक्त के पास जाकर आप अपील कर सकते हैं यदि आपका जो भी आपने डाला हो लाइसेंस देने के लिए कोई भी डाला हो और अगर वो क्या हो जाती है मतलब अप्रूव नहीं होती है तो खाद्य सुरक्षा जो आयुक्त होता है उसके पास अस्वीकृति आदेश के खिलाफ अपील करने का पावर होगा, उसके पास जाके अपील कर सकते हैं।
तो लाइसेंस देने के लिए अस्वीकृति के आदेश के खिलाफ अपील किसके पास होगी? खाद्य आयुक्त के पास होगी। पॉलीथीन और खाद्य पदार्थ संपर्क के संदर्भ में भारतीय मानक निर्देश क्या है? पॉलीथीन और खाद्य पदार्थ संपर्क में ना आए इसके लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। किस भारतीय मानक में किए गए हैं? IS 10-146। ये पॉलीथीन के लिए मानक दिया गया है। किस प्रकार की पॉलीथीन का यूज़ खाद्य पदार्थ को रखने के लिए होना चाहिए। खाद्य सुरक्षा और मानक पैकेजिंग नियम 2011 का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? लेवल की बात हो गई है तो लेवल ही उद्देश्य होगा, खाद्य उत्पादों की सटीक लेवल सुनिश्चित करना। अगला है खाद्य सुरक्षा और जो मानक विनियमन 2011 हैं वो कब लागू किए गए हैं? 5 अगस्त 2011 को लागू किए गए हैं। कब? 5 अगस्त 2011 को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम लागू किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष संसद में आया था? ये 2013 में आया था। ये मानक नहीं है, ये खाद्य सुरक्षा वाला है। कब आया था? 2013 में। किस खाद्य पदार्थ में मोनोसोडियम ग्लूमेट के उपयोग की अनुमति नहीं है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट जिसको हम बोलते हैं अजीनोमोटो भी बोला जाता है, तो ना ही उसको दूध में डाला जाता है, ना ही अनाज में, ना ही किसी में भी इसकी अनुमति नहीं होगी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। फसाई द्वारा शुरू किया गया संग्रह किसके लिए है? फसाई द्वारा शुरू किया गया संग्रह जो है घरेलू और विदेशी निर्यातकों, आयातकों आदि को सुविधा प्रदान करने के लिए इसको आरंभ किया गया है। स्वसंग्रह को किसके लिए आरंभ किया गया है? आयातकों और निर्यातकों के लिए आरंभ किया है। किसने किया है? फसाई द्वारा इसको किया है। अगला है मानक विनियमों, अधिसूचनाओं और दिशा निर्देशों पर व्यापक जानकारी प्रदान करने वाला कौन सा एक एकीकृत IT पोर्टल है? तो कौन सा है ये? कॉमन डिजिटल डैशबोर्ड। कॉमन डिजिटल डैशबोर्ड का उपयोग मानकों, विनियमों, अधिनियमों, अधिसूचना और दिशा निर्देशों को व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए होता है। जब कोई खाद्य सुरक्षा अधिकारी विश्लेषण के लिए खाद्य का नमूना लेता है तो उसे क्या करना होता है? नमूने के एक हिस्से को विश्लेषण के लिए खाद्य विश्लेषक को देना पड़ता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जब लेता है नमूने, 4 नमूने लेता है, उसमें से एक नमूना वो किसको देता है? खाद्य विश्लेषक को देता है। 2 भाग वो नामित अधिकारी, एक नामित अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, तो 2 भाग नामित अधिकारी को देता है अभिरक्षा में रखने के लिए, कस्टडी में रखने के लिए, और शेष भाग जो है वो विश्लेषण के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में भेज देता है। एक खाद्य विश्लेषक को 2 भाग रखता है अनामित अधिकारी को, शेष भाग जो है प्रयोगशाला में भेज देता है। साल्मोनेला प्रजाति के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए अंडे को किस तापमान पर पाश्चुरीकृत करना चाहिए? अंडे को 64.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पाश्चुरीकृत करना है अगर साल्मोनेली प्रजाति के प्रसार को नियंत्रित करना है। स्कूलों में सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने के लिए फसाई की एक पहल है, वो कौन सी है? सेफ न्यूट्रिशनल फूड स्कूल। ये एक फसाई की पहल है स्कूलों में सुरक्षित खाद्य पदार्थ देने के लिए। FSS अधिनियम 2006 के अनुसार यदि अधिकृत आवेदन की तारीख के महीनों के भीतर लाइसेंस जारी नहीं किया गया है, आवेदन की तारीख हो गई है, अब जो अब देना है, लाइसेंस जारी करना है, उसके बाद भी नहीं जारी किया जा सकता है, तो उसका आवेदन अस्वीकार भी नहीं किया जाता है और कुछ बताया भी नहीं जाता है, तो उक्त आवेदक जो है वो कितनी दिन की समाप्ति के बाद अपना खाद्य व्यवसाय शुरू कर सकता है? यदि उन लोगों के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जाती है और यदि कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर वाले ने आवेदन किया है, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता है, ना ही अस्वीकृत किया जाता है, तो वो 2 महीने समाप्ति के जो आवेदन करने की 2 महीने की समाप्ति के भीतर, मतलब 60 दिन के भीतर अपना खाद्य व्यवसाय आरंभ कर सकता है। अगला है शिशु आहार में सीसा जो संदूषण है, लेड जो कंटामिनेंट है, वो कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? 0.2 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। लेड की मात्रा कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? 0.2 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। कितनी? 0.02 ppm से 0.2 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। निम्न में से किसका प्रयोग खाद्य अधिनियम के तहत निषिद्ध है? ये मतलब इस फूड एडिटिव को उपयोग नहीं करना चाहिए। एल्यूरा रेड AC को उपयोग नहीं करना चाहिए।
फ्रेंड्स, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एमपीपीएससी आपको इस साल एनी हाउ निकालना है, तो आप हमारा एमपीपीएससी का ट्रिकी बैच ले सकते हैं। इसमें हर यूनिट को ट्रिक द्वारा याद करवाया जा रहा है, हर टॉपिक को ट्रिक से याद करवाया जा रहा है। याद करने का झंझट ही खत्म है और बहुत आसानी से याद हो जाता है और लंबे समय तक याद रहता है, आप भूलते भी नहीं हैं। हर टॉपिक को ट्रिक से बहुत बेसिक से समझाया जा रहा है। इसमें आपके मेंस के भी टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं जो टॉपिक कॉमन होते हैं, और साथ ही साथ में हर टॉपिक के इसमें एमसीक्यू भी दिए जा रहे हैं, हर टॉपिक के टेस्ट भी लिया जा रहा है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विक्री के लिए प्रतिबंध है? कौन इनमें से विक्री के लिए प्रतिबंध है, या विक्री के लिए खुला है, या विक्री के उद्देश्य से अपने कब्जे में है, या बिक्री के लिए किसी भी खाद्य पदार्थ की तैयारी में एक घटक के उपयोग के लिए होता है? कौन मतलब केसरी का उपयोग जो होता है कभी प्रतिबंधित हो जाता है, कभी बिक्री के लिए खुल जाता है, तो एक बिक्री के लिए खाद्य पदार्थ के घटक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसका नाम क्या है? केसरी। खाद्य पदार्थ पर F+ चिन्ह किसको बताता है? फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ को बताता है F+ चिन्ह। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2018 में फसाई द्वारा इसको आरंभ किया गया था। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग सख्ती से प्रतिबंध कर दिया गया है? एथिलीन। एथिलीन गैस का उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। एसिटिलीन। एसिटिलीन का उपयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग अभी हाल ही में सख्ती से बंद कर दिया गया है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? पानी में घुलनशील होता है एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्पफुल होता है। भारत में राज्य स्तर द्वारा खाद्य सुरक्षा नियमों के प्रवर्तन के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार होता है? तो राज्य के लिए फसाई भी होता है और राज्य खाद्य प्राधिकरण भी होता है, तो ए और बी दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। अगला है, एग मार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? एग मार्क का मुख्यालय नागपुर में है। कौन सा मछली और मत्स्य उत्पादों में इस्तेमाल होने वाला प्रमुख कीटनाशक होता है? मछली और मत्स्य उत्पादों में जिस कीटनाशक का उपयोग होता है उसका नाम है कार्बोरिल। कार्बोरिल मछली और मत्स्य उत्पादों में उपयोग होता है। पीने के पानी की जो पैकेजिंग बोतलों के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट, जिसको हम बोलते हैं पीईटी। पीईटी का उपयोग, जो पानी की बोतलें आप पीते हो, जो प्लास्टिक होता है वो पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट मतलब पीईटी का होता है। कौन सा अधिनियम फसाई से पहले प्रचलित नहीं था? कौन सा एक ऐसा अधिनियम है जो फसाई से पहले प्रचलित नहीं था? जैविक खाद्य अधिनियम। ये कब आया है? जैविक खाद्य अधिनियम अभी 2011 में इसको पूरी तरह से लागू कर दिए गए हैं, जो जैविक खाद्य विनियमन आए हैं। साल्मोनेला बैक्टीरिया ज़्यादातर किस प्रकार की जब मतलब पोल्ट्री पक्षी के कहाँ पर पाया जाता है? जो साल्मोनेला है, साल्मोनेला पाचन तंत्र में पाया जाता है। कहाँ पर? पाचन तंत्र में। फसाई के नियम के अनुसार आटे में नमी की मात्रा वजन से कितने प्रतिशत अधिक नहीं होना चाहिए? 14% अधिक नहीं होना चाहिए गेहूं के आटे में नमी की मात्रा उसके वजन से। सुरक्षित खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए बुनियादी जो परिचालन और जो पर्यावरणीय स्थिति है उनको क्या बोला जाता है? जीएचपी। जीएचपी का मतलब क्या होता है? गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, मतलब अच्छे स्वच्छता अभ्यास। ठीक है, तो सुरक्षित खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए जो लागू वन परिचालन पर्यावरणीय स्थिति होती है उनको क्या बोला जाता है? जीएचपी बोला जाता है। फ्रेंड्स, अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट लेके आने वाली हूँ। और एक और मेरी स्टूडेंट ने बोला है कि एक सेकेंड, उन्होंने बोला है कि डेंटल वाला भी कोई एग्ज़ाम हुआ है एमपीपीएससी का और सोसाइटी मैनेजमेंट का, उसका एमपी का पार्ट में करा दूं, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं पीवाई, क्योंकि तो मैं दोनों का ही एमपी के जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगी। नहीं करा पाई तो स्टेटस के थ्रू इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डाल दूंगी, तो वहाँ पर आप देख लेना। साथ ही साथ मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगी, तो वो क्वेश्चन देख लेना। फसाई लाइसेंस संख्या में कितने अंक होते हैं? तो फसाई के लाइसेंस में 14 अंक होते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में खाद्य सुरक्षा मशीनरी का प्रभारी कौन होता है? जितनी भी खाद्य सुरक्षा मशीनरी होती है उसका प्रभारी राज्य का खाद्य सुरक्षा आयुक्त होता है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 30 में खाद्य सुरक्षा आयुक्त का वर्णन किया गया है। अगला है, खाद्य सुरक्षा निगरानी के माध्यम से क्या सीखा जा सकता है?
तो संदूषण के बिंदु कंटामिनेंट किनके द्वारा होता है, खाद्य उत्पादन में सुधार कैसे कर सकते हैं, खाद्य जनित रोगों के प्रकोप से मुक्ति, तो ये सभी जो है खाद्य सुरक्षा निगरानी के माध्यम से सीख सकते हैं। खराब भोजन में चिपचिपापन का कारण क्या होता है, सूक्ष्म कोशिकाएं अगर संचित हो जाती हैं तो खराब भोजन का चिपचिपापन हो जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, एक मुझे आंसर दीजिएगा कमेंट में कि बैक्टीरिया जो होते हैं किस पीएच पर पनपते हैं, किस पीएच मान पर सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं, इसका आंसर दे दीजिएगा। मैंने स्टेटस पे भी लगाया है अभी ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग भी दीजिएगा। एक खाद्य कृषि या बागवानी या पशुपालन और डेयरी या प्राकृतिक रूप में जलीय कृषि जो किसान या मछुआरे के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में उगाने और पालने, खेती करने, कटाई करने से उत्पन्न होते हैं, उसे कौन सा कहते हैं। तो देखो प्राथमिक भोजन ही कहलाएगा जो कि कटाई के दौरान उपलब्ध होगा, तो क्या कहलाएगा, प्राथमिक भोजन कहलाएगा। क्षारीय फास्फेट परीक्षण किससे जुड़ा हुआ होता है, दूध से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि दूध पाश्चुरीकृत हो गया, अब दूध पूरी तरह से पाश्चुरीकृत हुआ है या नहीं है, तो हम फास्फेट परीक्षण करते हैं। तो ये किससे जुड़ा हुआ होता है, क्षारीय फास्फेट परीक्षण दूध से जुड़ा हुआ होता है। वे पदार्थ जो खाद्य पदार्थों के ऑक्सीडेटिव टूटने को उत्प्रेरित करते हैं, है ना, और उत्प्रेरित करके धातुओं के प्रतिकूल प्रभाव को रोकते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको सीक्वेस्ट्रिंग एजेंट बोलते हैं। वो जो पदार्थ खाद्य पदार्थों के ऑक्सीडेटिव टूटने को उत्प्रेरित करते हैं और धातुओं के प्रतिकूल प्रभाव को रोकते हैं, उनको हम सीक्वेस्ट्रिंग एजेंट बोलते हैं। अगला है ईट राइट इंडिया आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या हासिल करना है। तो ईट राइट इंडिया आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की खपत को बढ़ावा देना। क्या उद्देश्य है इसका, सुरक्षित और पौष्टिक पदार्थ हों और उनकी खपत को बढ़ावा मिल सके। खाद्य अनुप्रयोग के लिए उद्योग में कितने प्रकार के कार्मेल रंग उत्पादित किए जाते हैं। तो खाद्य अनुप्रयोग के लिए उद्योग में मिलावट के रूप में तो 4 प्रकार के कार्मेल रंग उत्पादित किए जाते हैं। खाद्य अनुप्रयोग के लिए उद्योग में कितने प्रकार के कार्मेल रंग उत्पादित किए जाते हैं, 4 प्रकार के रंग उत्पादित होते हैं। खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रमों में विशेष पाठ्यक्रम बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है, जो उच्च जोखिम वाले व्यवसाय होते हैं उनके लिए ये बनाया गया है। अगला है फसाई ने 20 जुलाई 2023 को वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है। तो ये दिल्ली में किया है और ये 2024-25 में भी दिल्ली में ही हुआ है। दिल्ली का जो भारत मंडपम है वहाँ पर ये हुआ है। अगला है फसाई का मुख्यालय कहाँ पर है। फसाई का मुख्यालय दिल्ली में है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। कौन सा प्राकृतिक रूप से विषाक्त पदार्थ नहीं है। देखो कार्बोरिल प्राकृतिक रूप से विषाक्त पदार्थ नहीं होता, बाकी के ये तीनों प्राकृतिक रूप से विषाक्त होते हैं। कार्बोरिल प्राकृतिक रूप से विषाक्त पदार्थ नहीं होता। GSFA क्या होता है, GSFA हम क्या होते हैं, ये फूड सेफ्टी के लिए फूड एडिटिव, देखो FA से मतलब हो जाएगा फूड एडिटिव के लिए, मतलब खाद्य योजकों के लिए सामान्य मानक होते हैं। लास्ट में क्या दिख रहा है, FA से याद रखो फूड एडिटिव, तो ये फूड एडिटिव के लिए एक मानक होते हैं। कौन, GSFA। तो क्या GSFA क्या होते हैं, GSFA को हम क्या बोलते हैं, तो ये खाद्य उत्पादकों के लिए मतलब जनरल स्टैंडर्ड फॉर फूड एडिटिव होता है। GS मतलब हो जाएगा जनरल स्टैंडर्ड फॉर फूड एडिटिव हो जाएगा। अगला है फसाई के तहत कौन सा विभाग खाद्य योजकों के लिए मानक निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो खाद्य योजक और पोषक तत्व मानक विभाग जो होता है वो खाद्य योजकों के लिए मानक निर्धारित करने जिम्मेदार होता है। FSS नियमों के तहत दिया गया जो लाइसेंस होता है वो कितने समय तक वैध रहता है, 1 से 5 वर्ष तक वैध रहता है। FSS नियमों के अंतर्गत जो लाइसेंस जारी किया जाता है कब तक रहता है, 1 से 5 वर्षों तक रहता है। फ्रेंड्स, ये हमारा छात्रावास अधीक्षक का बैच है। अगर आप छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप हर GK के टॉपिक को, चाहे भूगोल हो चाहे पॉलिटी, उसको ट्रिक द्वारा याद कर पाएँ, तो आप हमारा ये छात्रावास अधीक्षक का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें चाहे बाल विकास हो, चाहे सामान्य ज्ञान GK हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, परम प्रबंधन हो, सब कुछ ट्रिक द्वारा याद कराया जा रहा है। आपका याद करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। ये हमारा MPPSC प्रीलिम्स का ट्रिकी बैच है। इसमें ट्रिक से सारे टॉपिक याद है, वीकली करंट अफेयर्स याद है, हैंड रिटन थ्योरी, सारा कुछ आपको दिया जा रहा है। टेस्ट सीरीज भी संडे को टेस्ट होते हैं। ये हमारा प्रीलिम्स का 25,000 प्लस MCQ का प्रैक्टिस सेट है। 499 इसका कुछ ही लोगों के लिए चार्ज दिया गया है, तो ले सकते हैं। एक और हम प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, उसकी हार्ड कॉपी है,
जो कि 1 जनवरी के बाद से मिलना स्टार्ट होगी। हार्ड कॉपी प्रैक्टिस सेट के लिए बना रहे हैं, उसमें हर टॉपिक के आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, जिसको आप घर बैठ के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन पर है, 499 में आप इसे ले सकते हैं। तो फसाई नियमों के अनुसार एफएसएस नियमों के तहत जो दिया गया लाइसेंस है वो कितनी अवधि तक वैध रहता है? 1 से 5 वर्ष तक वैध रहता है। किसी व्यक्ति को उत्पादन क्षेत्र में एक्सेसरीज पहचानने की अनुमति क्यों नहीं होती? मतलब किसी भी उत्पाद में जो कोई भी चीज़ें पहनने की, एसेसरीज़ पहनने की क्यों आवश्यकता नहीं होती? क्योंकि ताकि अनुमति इसलिए नहीं होती कि कोई कुछ पहन के, क्योंकि कहीं उस धातु खाने में ना पहुंच जाए, कुछ पहने हो तो कहीं कुछ खाने में ना मिल जाए, तो शारीरिक खतरा, संदूषण कम करना और जीएचपी के पालन करने के अधीन, ये सारे कारण होते हैं जिस किसी व्यक्ति को एसेसरीज़ पहनने की अनुमति नहीं होती। एक स्वच्छ स्ट्रीट फूड में कितने से अधिक लोग होना चाहिए? 50 या अधिक विक्रेता होना चाहिए, तभी वो स्ट्रीट फूड के अंतर्गत आता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ISO 22000 की स्थापना किसके विनियमन के लिए की गई है? खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली। IS 14000 जो है वो पर्यावरण के तहत की गई है, और IS 9000 जो है वो ISO 9000 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत की गई है। अगला क्वेश्चन है किण्वित मांस सॉसेज वो आ जाता है जिसमें बड़ी जड़ी बूटी डालते हैं मांस में, तो वो सॉस के अंतर्गत आ जाता है। तो फर्मेंटेड मांस का जो सॉस होता है उसमें आमतौर पर पीएच की सीमा कितनी होती है? 4.5 से 5.5 होती है। किण्वित मांस सॉस में आमतौर पर पीएच की सीमा कितनी होती है, अम्लता कितनी होती है? 4.5 से 5.5 तक होती है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगला वीडियो और ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं कराने वाली हूँ वीडियो के लिए। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।